नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस वावा पर। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट लेक्चर जो है वो पसंद आ रहे होंगे। इसमें हम लोग कम टाइम के अंदर ज्यादा आउटपुट जो है वो गेन कर सकते हैं और अपने नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए पूरी की पूरी पॉलिटी की सीरीज लेके आऊंगा, जैसे मौलिक अधिकार हम लोग करेंगे, फिर मूल कर्तव्य करेंगे, नीति निर्देशक तत्व करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे, लोकसभा करेंगे, राज्यसभा करेंगे। ये तमाम जो टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिर हम लोग राजस्थान की जो पॉलिटी है उसको भी हम लोग अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मौलिक अधिकार के तीसरे जो है कंटेंट में देखते हैं। वर्गीकरण मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 व 30 में सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का सबसे पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 ये कहता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) के अंदर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कुल 6 प्रकार की जो है वो स्वतंत्रताएं यहां पर दी जाती हैं। जैसे स्वयं के साथ अन्य विचारों को प्रकट करना जो है इसकी स्वतंत्रता होती है। प्रेस की स्वतंत्रता है, इंटरनेट उपयोग करने की स्वतंत्रता है, वाणिज्यिक विज्ञापनों का अधिकार है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है, बंद में शामिल नहीं होने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। आप लोगों ने यूपीएससी के अगर पेपर देखे हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 2018 के अंदर यहां से एक प्रश्न जो है वो आया था। पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद 19 के तहत जो है वो भाग नहीं है और कौन सा 21 का भाग है। इस तरीके से प्रश्न जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। अनुच्छेद 19 जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। जैसे सबसे पहले जो है वो है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल पहला ए तो ये हो गया विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर बी ये हो गया शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियारों के किया जा सकता है। अनुच्छेद 1(c) ये कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने व उसे संचालित करने की स्वतंत्रता भी होती है। अनुच्छेद जो है 19 का 1(d) ये कहता है कि अबाध संचरण करने का अधिकार होता है। मतलब आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी जो है वो बिना किसी बाधा के विचरण कर सकते हैं। 19(1)e) ये कहता है कि निवास व बसने की स्वतंत्रता, आप वहां पे निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं अपने रोजगार के लिए भी। फिर है 19(f), ये इसको निरस्त कर दिया गया है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है, और ये आरएस मेंस के अंदर भी ऑलरेडी आ चुका है। 19(1) का जी कहता है कि व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इनको आप लोग याद रखना, यहां से प्रश्न जो है वो बन सकता है। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 20 का कहता है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा जो है वो दी जा सकती है। इसको हम लोग इजीली ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपराधिक गतिविधियों में शामिल माना जाता है तो उस समय जो कानून था उसी के तहत उसको सजा दी जा सकती है, अन्यथा उसको सजा नहीं मिल सकती है। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी कानून के तहत ही सजा दे सकते हैं, अन्यथा सजा नहीं दे सकते हैं। इसमें 3 प्रावधान जो है वो लागू होते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसमें कहते हैं कि जिस समय जो अपराध किया गया है उस समय जो कानून था उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। जैसे 1986 के अंदर अगर कोई कानून बना था और उस समय ही जो है अपराधी ने अपराध किया था तो उस समय जो कानून था उसके अनुसार सजा दी जाएगी, ना कि आज। ठीक है, नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब कि किसी भी क्राइम के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, एक बार से अधिक नहीं दी जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने जोधा अकबर फिल्म देखी होगी, उसमें जो ऋतिक है वो अपने जो बहनोई को 2 बार छत से गिराता है। वो गलत था क्योंकि एक बार ही गिराना चाहिए था। समझ रहे हैं आप लोग, एक अपराध के लिए केवल एक सजा जो है वो दी जानी चाहिए। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 प्रावधान जो है वो आप लोग को याद रखने हैं। इसका हिंदी वर्जन भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद केवल आपराधिक मामलों के लिए है, ना कि सिविल मामलों के लिए। मतलब जो भी क्राइम होता है फौजदारी मामलों के तहत है ये, कोई भी सिविल मामला जो होता है उसके लिए ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, 2018 का पेपर उठा के देखना। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, जिसमें विदेश जाने का जो अधिकार है वो इसी केस के अंदर दिया गया था। बेगम हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य 1979, इसके अंदर शीघ्रता से न्याय
का अधिकार जो है वो इसके अंदर दिया गया था। एमसी मेहता बनाम भारत संघ शुद्ध पर्यावरण का जो अधिकार आप लोग देखते हैं वो एमसी मेहता केस के अंदर दिया गया था। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 का केस था, जिसमें यह कहा गया था कि स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिए कि इच्छा मृत्यु जो है उसको हम लोग कहते हैं यूथनेशिया। यूथनेशिया दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया, मतलब सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। भारत के अंदर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है ये अलाउ है, सक्रिय इच्छा मृत्यु अलाउ नहीं है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को, जैसे हम लोग कहते हैं कि इंजेक्शंस वगैरह देकर अगर उसकी मौत करवाई जाती है तो वो अलाउ नहीं है ना, वो चीज अलाउ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो उसके लाइफ सपोर्ट है उसको हटा लिया जाए और धीरे धीरे जो है वो मौत की तरफ बढ़ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत आता है। तो भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है वो मार्च 2018 के अंदर उसको अलाउ कर दिया गया था। इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। फिर ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 21 के अंदर शामिल हैं। मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय स्थल का अधिकार, आजीविका का अधिकार, मुफ्त विधिक सहायता, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, और फिर यहां पर एक और है लिविंग विल, है ना, लिविंग विल का अधिकार जो है वो भी दिया गया था। लिविंग विल ये होता है कि कोई भी इंसान मरने से पहले ही ये लिख दे कि जब मैं मरूंगा तो मुझे इलाज कैसा दिया जाएगा, मतलब अपने मरने की जो है वो पूरी व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 21A की। इसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य व निःशुल्क अधिकार जो है वो दिया जाएगा। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है वो जोड़ा गया था। पहले ये नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल नंबर 45 के अंदर इसका जिक्र था, फिर वहां से उठाकर जो है वो प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। यहां पर आप लोग याद रखना कि एम वेंकट चलैया जो समिति थी उसकी सिफारिश पर यह किया गया था, और राइट टू एजुकेशन इस बिल को जो है वो लागू कर दिया गया था। कब? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर देखिए अनुच्छेद 22 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय व्यक्ति को दिए जाने वाले अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है ना, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मामले दो प्रकार के हो सकते हैं, साधारण कानूनी मामले और दंड विषयक कानून। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो कारण पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, कहां लेकर जाएंगे, क्या मेरी जो है वो क्या गुनाह है मेरा, है ना, इस तरीके से। तो साधारण कानूनी मामले कहते हैं कि केवल भारतीयों के लिए ही होते हैं ये। गिरफ्तार की सूचना जो है वो दी जाती है, विधिक परामर्श का अधिकार उसको मिलता है, और 24 घंटे के अंदर नजदीकी जो मजिस्ट्रेट होते हैं एसडीएम वगैरह उसके सामने उसकी प्रस्तुति की जाती है। दंड विषयक जो होते हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों के लिए होते हैं। हिरासत के 3 माह से ज्यादा जो है वो नहीं रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है उसको अगर हिरासत में रखना है तो 3 माह से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अगर रखना भी हो तो जो जुडिशरी की बोर्ड है उस बोर्ड के तहत ही जो है वो रख सकते हैं, जब तक वो सलाह नहीं दे देता है। ठीक है, उसको गिरफ्तारी का कारण जो है वो बताया जाता है। इसके विरुद्ध प्रतिवेदन भी जो है वो कर सकता है कि भाई मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। तो ये दोनों जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में देखें, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।